हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्स ऑफ स्टडी। मैं आज आप लोगों से साइंस का टेस्ट नंबर 49 डिस्कस करूंगा। मैं आप तक वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है राजेश कुमार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम ID पे फॉलो कर सकते हैं, rajesh853204। यह वीडियो भारत के विभिन्न एग्जाम जैसे UPSC, स्टेट PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे, वेरियस एग्जामों के लिए लाभदायक है। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर 48 साइंस के टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। और डेली एक साइंस के टेस्ट अपलोड होते हैं और सुबह 5:30 बजे तक में, जबकि करंट अफेयर्स की वीडियो 7:30 बजे तक में अपलोड कर दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति ऑप्शंस हैं बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, सहसा गिर जाती है। क्या होगा इसका आंसर? A, B, C या D? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, बढ़ती है। ओके, माध्यम के तापमान में जैसे ही वृद्धि होगी प्रकाश की गति बढ़ जाती है। ओके, और प्रकाश की गति अधिकतम कितना, प्रकाश की गति कितना होता है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए इसका बताइए। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। दूसरा है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तीसरा है पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है। और चौथा है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के सीध में आ जाता है। क्या होगा इसका आंसर? A, B, C या D? इसका आंसर हो जाएगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, मतलब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण जब भी होगा वह होगा अमावस्या के दिन, उससे पहले नहीं हो सकता है। ओके, और इसमें क्या होता है सूर्य ग्रहण में? मान के चलो कि हम कुछ बता रहे हैं, ठीक है, देख लो इसको एक बार। सूर्य तो हमेशा स्थिर रहता है, उसका चारों ओर कौन लगाता है चक्कर? अर्थ। मान के सॉरी एक मिनट फिर से बताते हैं। मान के चलिए ये सन है हमारा, ऐसे लिख दिए। उसके बाद अर्थ इसके चारों ओर ऑर्बिट में बोल रहे हैं, चारों ओर घूमता है, ठीक है। और मून जो है क्या करता है? मून पृथ्वी का चक्कर लगाता है, M मान लो। और यह मून जो है धीरे धीरे आता है, इस बीच में आ जाता है, मतलब सन, उसके बाद मून, उसके बाद अर्थ। मतलब सन और अर्थ के बीच जब मून आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ओके, और चंद्र ग्रहण की बात करें, चंद्र ग्रहण कब होगा? चंद्र ग्रहण में कब हो जाएगा? जब सन तो स्थिर रहेगा, हमेशा सन स्थिर हो जाएगा, अर्थ और मून, मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच जब अर्थ आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण कब लगेगा? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगेगा। ओके, और हर महीने ग्रहण दिखलाई नहीं देता है, क्योंकि जरूरी नहीं हर महीने दिखाई दे, क्योंकि पृथ्वी का कक्षतल चंद्रमा के कक्षतल के साथ 5 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना है कि जब भी सूर्य ग्रहण होगा वह अमावस्या के दिन होगा, और चंद्र ग्रहण जब भी होगा वह पूर्णिमा के। इसका तो आंसर बता दिए, फिर भी देख लेते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है, ऑप्शंस हैं अमावस्या के दिन, B, पूर्णिमा के दिन, C, अर्धचंद्र के दिन, D, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। क्या होगा इसका आंसर? A, B, C या D? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत यह कारण है कि ऑप्शंस नंबर A, उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है। ओके, ऑप्शन नंबर B, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ऑप्शन नंबर C, वह बहुत कठोर होता है। D, उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। क्या होगा इसका आंसर? A, B, C या D? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। और हीरे का अपवर्तन सूचकांक कितना होता है?
2.42। यह भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, इसे भी आप रख सकते हैं। ओके, और हीरा क्या है? हीरा कार्बन का अपरूप है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब क्या हो गया? सीडी वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष होगा, ठीक है, इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन हैं परावर्तन और अपवर्तन की परिघटना के आधार पर, बी परावर्तन पारगमन की परिघटना के आधार पर, सी विवर्तन और पारगमन की परिघटना के आधार पर, डी अपवर्तन विवर्तन परागमन की परिघटना के आधार पर। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन और अपवर्तन की परिघटना के आधार पर कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इनका इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है आयनिक यौगिक। ओके, आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शंस हैं आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। ओके, दूसरा है आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, सी ऑप्शंस हैं 1, 2 दोनों, डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर सही पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है NaCl में NaCl यह बंध होता है, बंधन कौन सा होता है उसमें? बॉन्ड, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा आयनिक, सहसंयोजी, उपसंयोजी, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। NaCl पूछा है नमक में तो आयनिक, बी हो गया सहसंयोजी, सी उपसहसंयोजी, डी H बंधन अर्थात हाइड्रोजन बंधन। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? NaCl में आयनिक बॉन्ड होते हैं। और आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड की अगर बात कर रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड कहते हैं किसको हैं? एक मिनट, आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं? ठीक है, आयनिक बॉन्ड जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने पर उन परमाणुओं के बीच बंधन बनता है तो उसे विद्युत सहसंयोजक या आयनिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण इस प्रकार होता है कि प्राप्त आयनों के बाह्यतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था अक्रिय गैसों के भांति दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं NaCl की, तो NaCl का अगर सोडियम का परमाणु कितना होता है? परमाणु संख्या 11, इसको अगर लिखोगे 281 होता है अगर लिखोगे। और क्लोरीन का कितना होगा? इसको लिखोगे 287, अर्थात अगर एक इसको दे देगा और 7 इसको ले लेगा तो यह क्या हो जाएगा? चूंकि एक इजी है देना तो क्या होगा? इजी हो जाएगा। और इसके लास्ट सेल में जो परमाणु की संख्या होंगे वह इलेक्ट्रॉन एक हट जाएगा तो नियॉन के बराबर हो जाएगा, तो यह संपूर्ण हो जाएगा। तो सोडियम परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अक्रिय गैस नियॉन के जैसी इलेक्ट्रॉनिक संरचना को प्राप्त कर लेता है, जबकि क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अर्थात सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वह भी अक्रिय गैस आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉन संरचना प्राप्त करता है। और इसी विपरीत परिस्थिति में Na जैसे एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Na प्लस हो जाएगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl पर माइनस चार्ज हो जाएगा। ओके, उपस्थिति के कारण ये दोनों आयन स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा परस्पर जुटकर सोडियम क्लोराइड या NaCl बनाते हैं। ओके, अगर हम सहसंयोजी बंधन की बात करें, ठीक है, कोवैलेंट, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है तो उसे सहसंयोजी बंधन कहलाता है। मतलब आदान प्रदान होता है, तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, इसमें भी होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, देखिए हाइड्रोजन के बीच जो भी लगेगा तो एक हो गया, इसको होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। वही ऑक्सीजन के बीच डबल लगेगा और
नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। ओके, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड लगेगा। ओके, अगर उपसहसंयोजी बंधन की बात करें, उपसहसंयोजी बंधन में इलेक्ट्रॉन एक ही युग्म के परमाणु से प्राप्त होता है। इस बंधन की संरचना इलेक्ट्रॉन के युग्म प्रदान करने वाले परमाणु के दाता और ग्रहण करने वाले परमाणु को ग्राही कहा जाता है। जो परमाणु त्याग क्या दिया तो उसको दाता बोला गया, जबकि जिसने लिया उसको ग्राही बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करेंगे बाद में, ठीक है, तो अभी शायद मैं इसके बारे में क्लियर अभी नहीं कर सकता हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, तो इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, दो परमाणुओं के बीच बंध की डैश प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। तो ऑप्शंस हैं ध्रुवीय, धात्विक, आयनिक, सहसंयोजी। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर दो परमाणुओं के बीच जो बंधन होगा वह सहसंयोजी प्रकृति अधिक होती है यदि उनके विद्युत ऋणात्मक का अंतर कम होता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, डैश बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है, अर्थात पानी के भीतर H2O होता है। H2 हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का कितना होगा? 2 और 6। तो कौन सा बंधन होगा? वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन, निर्देशांक। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन होते हैं, पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, ऐसा होगा। ठीक है, MHPO4 ठीक है, तो उसके क्लोराइड का सूत्र होगा MCl। फास्फेट का दिया हुआ है तो M का कितना होगा? 4, ऑक्सीजन का 4, तो 4 इसका हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। MCl, B M2Cl2, C MCl2, C MCl3। क्या होगा इसका आंसर? क्लोराइड पूछा है तो MCl2 हो जाएगा इसका सूत्र। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा C। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। MCl2। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों को कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदरक, परकन, राइजोम जिसको बोले थे। ओके, प्याज मंसल पर हल्दी और अदरक का एक ही भाग खाते हैं, परकन उसको बोलता है। ठीक है, प्याज मंसल पर, ये भी सही है। आलू मूल, ये गलत है। नारियल भ्रूणपोष, ये सही है, नारियल का भ्रूणपोष का भाग खाया जाता है। ओके, तो इस तरह इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आलू का मूल नहीं, जबकि इसका खाते हैं हम लोग डंठल। ठीक है, इसका डंठल खाते हैं, ये भी याद रखोगे आप। ठंडल नहीं, डंठल, सॉरी, ये डंठल। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और रूपांतरित तना भी है, आलू रूपांतरित तना है, इसलिए डंठल भाग खाते हैं। फूलों का अध्ययन को कहते हैं, क्या होगा? एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, पेलिनोलॉजी, फिनोलॉजी। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन है पुष्प, पत्ती, तना, जड़। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। ठीक है, जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पुष्प, और पुष्प से ही फल बनता है और उसके बाद आगे की क्रिया जो भी होती है पौधों में। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहां पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उनमें केवल अंडप होता है, बी उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, सी उनमें केवल पुंकेसर होता है, डी उनमें या तो पुंकेसर या अंडप होता है। उभयलिंगी मतलब दोनों चीज उपस्थित होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर और अंडप दोनों होगा, उभयलिंगी फूल के बारे में सही है। बाकी के तीनों ऑप्शंस गलत हैं। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? भूमिगत, डंठल नहीं हो सकता है, जड़ यह भी नहीं हो सकता है, ताजा पुष्प समूह यह हो सकता है, पत्ते नहीं हो सकता है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ताजा पुष्प समूह फूल गोभी के पत्ते का उपयोगी भाग होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।